हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर कीपिंग वेल। आज का स्पॉटिंग एरर कुछ खास होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी टॉपिक ओरिएंटेड, डेडिकेटेड टू वन टॉपिक, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? देखिए, इंग्लिश में आप सबको मालूम ही होगा कि इंग्लिश में वर्ब एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट। इंग्लिश में वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। ये इंग्लिश की खास बात है। वर्ब एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। दैट मीन्स कि यदि सब्जेक्ट सिमिलर होगा, अगर सब्जेक्ट सिमिलर है तो वर्ब भी सिमिलर होती है, सिमिलर वर्ब रखी जाती है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल रखी जाती है। यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मेन एसेंस है वो ये है, यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगती है। अब ये बात तो सुनने में बड़ी ऑब्वियस लग रही है कि तो ठीक है, तो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे वर्ब लगा दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अक्सर ये इतना आसान नहीं होता। कई बार सेंटेंस जो आते हैं एग्जामिनेशंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो सेंटेंसेस पूछे जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, उसमें कई बार सब्जेक्ट बिल्कुल ऑब्वियस नहीं होता है, सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है। कई बार जिसे हम सब्जेक्ट समझ बैठते हैं दरअसल वो सब्जेक्ट नहीं होता। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलत सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब रख देते हैं और वो सेंटेंस में एरर हो जाती है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? स्पॉटिंग द करेक्ट सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंगली पुटिंग द राइट वर्ब। दिस इज व्हाट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज ऑल अबाउट। तो आज के इसमें हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। हमारे पास कुछ सेंटेंसेज हैं जो दे आर रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखा जाए इनको वन बाय वन हम लोग टेकअप करेंगे। फर्स्ट वन इज, रोहित along with his 10 friends are planning a party। रोहित along with his 10 friends are planning a party। अब देखिए, इसमें रोहित एंड his 10 friends ये दो सब्जेक्ट आइटम हैं और दोनों कनेक्टेड हैं along with नाम का एक कनेक्टर है, उससे कनेक्टेड है। अब ये जान लीजिए कि कुछ कनेक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे कनेक्टर्स हैं जिनसे अगर दो सब्जेक्ट आइटम कनेक्टेड हों तो वर्ब हमेशा उस सबसे पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से एग्री करती है। वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से रखी जाएगी। इसमें रियल सब्जेक्ट रोहित है, जबकि यहाँ प्लूरल वर्ब रखा गया, आर रखा गया है, तो अपेरेंटली बिकॉज ऑफ हिज 10 फ्रेंड्स। 10 फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स के नाते आर रख दिया गया है, लेकिन ये गलत है। 10 फ्रेंड्स ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस का एक्चुअल सब्जेक्ट रोहित है। रोहित along with his 10 friends, उसके 10 दोस्तों के साथ वो प्लान कर रहा है। Who is planning a party? रोहित is actually planning a party। अगर हमको सिर्फ रोहित रखना होता तो हम वर्ब क्या लगाते, इज लगाते। तो रोहित is planning a party along with his 10 friends, ऐसा समझ लीजिए। यानी कि कुछ ऐसे कनेक्टर्स हैं जिनसे अगर दो सब्जेक्ट आइटम जुड़े हुए हैं तो उसमें वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगेगी। ऐसे कौन कौन से कनेक्टर्स हैं? कुछ जैसे ये along with, ये इसमें है, together with, as well as, and not, like, unlike, इस तरह के जो कनेक्टर्स होते हैं, इनसे जब दो आइटम जुड़ते हैं तो पहले वाले के हिसाब से, पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाई जाती है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कहा जाए द प्रिंसिपल टुगेदर विद द टीचर्स, प्रिंसिपल टुगेदर विद द टीचर्स वॉज प्रेजेंट एट द फंक्शन। अब ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि प्रिंसिपल के हिसाब से वर्ब लगेगी। प्रिंसिपल टुगेदर विद द टीचर्स, टीचर्स है, वर्ब के पास में टीचर्स है, मगर टीचर्स के हिसाब से वर्ब नहीं लगेगी क्योंकि टीचर्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल टुगेदर विद द टीचर्स वाज प्रेजेंट एट द फंक्शन, तो वाज होगा। तो इस तरह से इसमें ये ध्यान देना है। नेक्स्ट इज, द कलर ऑफ दीज पेन्स आर वेरी अट्रैक्टिव। द कलर ऑफ दीज पेन्स आर वेरी अट्रैक्टिव। नाउ इसमें आर लगा हुआ है, ये सेंटेंस में एरर है, आर नहीं होगा, इज होगा। अब आर क्यों लगाया गया होगा? आर लग रहा है कि पेन, द कलर ऑफ दीज पेन्स, पेन्स के नाते आर लगा हुआ है। बट अगेन हमारा सब्जेक्ट पेन्स नहीं, हमारा सब्जेक्ट, रियल सब्जेक्ट हमारा कलर है। जब कई नाउन्स
प्रेपोजिशन से लिंक्ड होते हैं, कई नाउन जो है अगर सीरीज में है प्रेपोजिशन से लिंक्ड हैं, वेरियस प्रेपोजिशन से, तो इसका रूल ये समझ लीजिए, ऐसे केसेस में जो फर्स्ट प्रेपोजिशन होता है उसके पहले वाला, फर्स्ट प्रेपोजिशन के तुरंत पहले वाला जो नाउन होता है, दैट इज द रियल सब्जेक्ट। इसमें द कलर ऑफ दीज पेन्स, ऑफ लगा हुआ है, ऑफ प्रेपोजिशन से, इससे दो आइटम जुड़े हुए हैं, कलर एंड दीज पेन्स। तो हमारा जो एक्चुअल सब्जेक्ट है, जो डिसाइडिंग सब्जेक्ट होगा वो कलर होगा, विच इज अ सिमिलर नाउन। कलर सिमिलर नाउन है, तो कलर के हिसाब से जो वर्ब होगी वो सिमिलर होगी। द करेक्ट सेंटेंस विल बी द कलर ऑफ दीज पेन्स इज वेरी अट्रैक्टिव। नेक्स्ट इज ईच ऑफ दीज बुक्स आर फिक्शन। ईच ऑफ दीज बुक्स आर फिक्शन। अब ईच जो है, ईच हुआ, एवरी हुआ, आइदर हुआ, नाइदर हुआ, इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। पहले तो ये समझिए सबसे पहली बात। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सिंगुलर के तौर पर ट्रीट किए जाते हैं। जब भी सेंटेंस में ऐसा फ्रेज होगा, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द गर्ल्स, तो आइदर ऑफ द ऑप्शंस, ऐसा कुछ होता है तो समझ लीजिए कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज हुआ और उसके लिए वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। सो ईच ऑफ दीज बुक्स, तमाम सारी बुक्स हैं, उनमें से प्रत्येक, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, तो ईच के हिसाब से वर्ब लगेगी, बुक्स के हिसाब से वर्ब नहीं लगेगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सही सब्जेक्ट का चुनाव करना, यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। हमारा सही सब्जेक्ट बुक्स नहीं है, ये मिसलीडिंग है। ऐसे लोग सोचेंगे बुक्स जो है वर्ब के ठीक पहले बुक्स आया हुआ है तो बुक्स प्लूरल लग रहा है, तो बुक्स के बगल में बुक्स के लिए इज लगा देंगे तो गलत लगेगा, सुनने में ही ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन वही सही है। ईच ऑफ द बुक्स इज फिक्शन, ईच का हमारा सब्जेक्ट है, ईच सिंगुलर है जिसलिए इज लगेगा। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी ईच ऑफ दीज बुक्स इज फिक्शन, ईच ऑफ दीज बुक्स इज फिक्शन। नेक्स्ट इज वन ऑफ माई फ्रेंड इज गोइंग ऑन अ ट्रिप टू फ्रांस। वन ऑफ माई फ्रेंड इज गोइंग ऑन अ ट्रिप टू फ्रांस। अब ये वन ऑफ माई फ्रेंड, इस तरह के क्वेश्चंस हम पहले भी वीडियोस में ले चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हमने टेकअप किया था। वन ऑफ माई फ्रेंड, ये फ्रेज ही अपने आप में रॉन्ग है, इट इज एन इनकरेक्ट फ्रेज। वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं होगा। जब भी इस तरह का फ्रेज आपके पास आता है, वन ऑफ, टू ऑफ, सम ऑफ, मेनी ऑफ, नन ऑफ, इस तरह के फ्रेजेस में ऑफ के बाद जो नाउन आएगा, इसको ध्यान से सुन लीजिए, ऑफ के बाद जो नाउन आएगा दैट हैज टू बी प्लूरल, वो निश्चित रूप से प्लूरल होगा, कंपल्सरली। लेट मी रिपीट, ऑफ के बाद आने वाला नाउन निश्चित रूप से प्लूरल होगा। तो वन ऑफ माई फ्रेंड, ये तो फ्रेज ही गलत है, तो होना चाहिए वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तमाम मेरे फ्रेंड्स हैं उनमें से एक की बात हो रही है। टू ऑफ माई फ्रेंड मतलब मेरे दोस्तों में से दो की बात हो रही है। सम ऑफ माई फ्रेंड्स मीन्स कि कुछ दोस्तों की बात हो रही है। तो ये नाउन फ्रेज जो होता है, ये जो फ्रेज होगा उसमें ये नाउन जो ऑफ के बाद आएगा वो निश्चित रूप से प्लूरल होगा। पहली बात तो ये हुआ। मगर वर्ब किसके हिसाब से एग्री करेगी? वर्ब एग्री करेगी जो इधर आया है। ऑफ के पहले क्या आ रहा है? वन। वन है तो वन सिंगुलर है। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, इस वाले सेंटेंस में वन ऑफ माई फ्रेंड्स, पहली बात तो वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा। और क्योंकि सब्जेक्ट वन है तो वर्ब सिमिलर होगी, तो इज वर्ब तो ठीक लगा इसमें, बट वन ऑफ माई फ्रेंड ना होगा कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा। दिस वाज द एरर इसमें ये था। तो द करेक्ट सेंटेंस विल बी वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग ऑन अ ट्रिप टू फ्रांस। नेक्स्ट, 10 miles are a long distance to walk. 10 miles are a long distance to walk. देखिए कई बार क्या होता है कि हम किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस, स्पेसिफिक क्वांटिटी या अमाउंट की बात करते हैं, स्पेसिफिक, तो दैट इज कंसिडर्ड एज सिंगल यूनिट, उसको सिंगुलर माना जाता है। 10 माइल्स सुनने में लग रहा है कि 10 माइल्स 10 मील, तो 10 माइल्स तो प्लूरल लग रहा है सुनने में, मगर यहां पे 10 माइल्स का मतलब हुआ इट इज ए स्पेसिफिक डिस्टेंस, स्ट्रेच ऑफ 10 माइल, 10 मील का एक 10 मील की एक निश्चित दूरी, 10 मील। तो 10 मील के लिए का मतलब अलग अलग 1 मील, 1 माइल, 2 माइल, 3 माइल, 4 माइल नहीं है। 10 माइल्स, स्ट्रेच ऑफ 10 माइल, 10 मील का एक टुकड़ा समझ लीजिए। तो वहां पर ये सिमिलर माना जाएगा इसको, लिहाजा वह सिमिलर लगेगी। तो ये करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, इज लगेगा। 10 माइल्स लिख रहा है, लेकिन 10 माइल्स जो है वो एक सिंगुलर एंटाइटी के रूप में इसको ट्रीट करेंगे एंड देयरफॉर इट विल टेक सिंगुलर वर्ब। तो 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, ये होगा। अगर ये कहा जाए कि मेरी कार के द्वारा 10 मील कवर किया गया,
ऐसे मान लीजिए हिंदी में बोल रहा हूं मैं, इसकी इंग्लिश बनानी हो 10 माइल्स, अगर आप ऑप्शन दिया हो 10 माइल्स डैश कवर्ड बाय द कार, तो अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हो वॉज या वर, अब यहाँ वर लगेगा क्योंकि यहाँ पे 10 माइल्स जो है 10 माइल्स अलग अलग है, पहले 1 माइल कवर किया होगा, फिर 2 माइल्स, फिर 3 माइल्स, फिर 4 माइल्स, ऐसे कर करके 10 माइल्स 10 मील कवर किए गए, एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल ऑफ माइल है ये, तो यहाँ पर ये प्लूरल माना जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 10 माइल्स वर कवर्ड बाय द कार। लेकिन यहाँ पे 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, क्योंकि यहाँ पे 10 माइल्स का मतलब एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है, वो सिमिलर मानी जाएगी। नेक्स्ट, नथिंग बट अम्ब्रेलाज आर सीन। ये बहुत बढ़िया सेंटेंस है, इसको डायरेक्ट जान लीजिए। जब भी कोई सेंटेंस नथिंग बट से शुरू होता है, व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विद नथिंग बट, ये सेट फ्रेज है नथिंग बट, तो इसमें बट के बाद कोई भी नाउन आए, बट के बाद चाहे कुछ भी आता हो, सिंगुलर नाउन आवे या प्लूरल नाउन आए, कुछ भी आए नथिंग बट के बाद में, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, क्योंकि इसका रियल सब्जेक्ट नथिंग होता है। बट के बाद आने वाला नाउन हमारा सब्जेक्ट नहीं होता, तो और नथिंग सब्जेक्ट होता है, और नथिंग को सिंगुलर माना जाता है, नथिंग सिंगुलर है, तो इसलिए वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। जैसे अब इसमें है नथिंग बट अम्ब्रेलाज, तो आर सीन नहीं होगा, इज सीन होगा। अम्ब्रेलाज लिखा हुआ है वर्ब के ठीक बगल में, यही कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट, जानबूझकर किस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं कि नथिंग बट अम्ब्रेलाज, अम्ब्रेलाज के बाद इज लोग हजम नहीं कर पाएंगे, आर उनको ठीक लगेगा, लेकिन हमारा सब्जेक्ट अम्ब्रेलाज नहीं है, हमारा रियल सब्जेक्ट नथिंग है, विच इज अ सिंगुलर एंटाइटिव, तो इसलिए सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाएंगे, और यहाँ पे वर्ब क्या होगी, इज होगी। नथिंग बट अम्ब्रेलाज इज सीन। अगर बट के बाद सिंगुलर नाउन आता तो भी सिंगुलर लगता है। नथिंग बट स्नो, मान लीजिए बर्फ गिरी हुई है हर जगह, तो कहा जाएगा नथिंग बट स्नो इज सीन। इसका मतलब ये होता है, नथिंग बट का मतलब कि नथिंग बट अम्ब्रेला इज सीन, मतलब कि छाते ही छाते दिख रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। मान लीजिए बारिश का दिन है, सभी लोग अम्ब्रेला यूज कर रहे हैं, छतरी लगाए हुए हैं, तो कहा जाएगा भाई चारों तरफ छाते ही छाते दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा है, बर्फ ही बर्फ दिख रही है, पानी ही पानी चारों तरफ है, तो नथिंग बट ऐसे केसेस में यूज किया जाता है। तो नथिंग बट के बाद चाहे सिंगुलर नाउन आवे या प्लूरल नाउन आवे, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, तो नथिंग बट अम्ब्रेलाज इज सीन होगा, इज आएगा। Neither he nor you are willing to come. Next is neither he nor you are willing to come. अब देखिए, कई बार डिफरेंट पर्सन्स के प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में डिफरेंट पर्सन्स के प्रोनाउन नाइदर, नॉर, आइदर, और इस तरह के कंजंक्शन से कनेक्टेड होते हैं। पर्सन्स क्या होते हैं भाई, इंग्लिश में 3 पर्सन्स होते हैं। प्रोनाउंस आर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, पर्सन 3 persons of pronouns are there. फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, और बाकी ही, शी, इट, दे और ये सारी चीजें सब थर्ड पर्सन में आती है। अब अगर डिफरेंट पर्सन्स के प्रोनाउन नाइदर, नॉर, आइदर, और से कनेक्टेड हों एक ही सेंटेंस में, तो उनको सेंटेंस में रखने का एक डेफिनेट ऑर्डर होता है, एक डेफिनेट सीक्वेंस होता है। दे आर प्लेस्ड इन द सेंटेंस इन द ऑर्डर 2, 3, 1। 231 याद रखिए, 2, 3, 1 मतलब कि सबसे पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। ये रूल है, ऐसे नहीं कि आप अपने हिसाब से, अपनी इच्छा से, अपने विम और फैंसी पे कुछ भी यूज कर दें, ऐसा नहीं है। 2, 3, 1 दे विल कम इन दी ऑर्डर 2, 3, 1, ऑर्डर ऑफ 2, 3, 1। तो यहां पे नाइदर ही नॉर यू, ये गलत हो गया, पहले ही आ गया, ये थर्ड पर्सन पहले आ गया, पहले सेकंड पर्सन 2, 3, 1, तो फर्स्ट पर्सन तो इसमें है नहीं, केवल सेकंड और थर्ड पर्सन है, तो पहले 2 आना चाहिए, सेकंड पर्सन, तो होना चाहिए सही सेंटेंस नाइदर यू नॉर ही। और वर्ब किसके हिसाब से लगेगी, जो वर्ब के सबसे करीब होगा उस प्रोनाउन के हिसाब से लगेगी। तो नाइदर यू नॉर ही, अब ही के हिसाब से वर्ब लग जाएगी। नाइदर यू पहले आएगा, ही बाद में आएगा, और ही के हिसाब से वर्ब लगेगी। तो नाइदर यू नॉर ही इज विलिंग टू कम, दिस विल बी द करेक्ट सेंटेंस। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स have submitted the form. Each of the, अभी बताया मैंने, एक सेंटेंस में बताया था मैंने एक क्वेश्चन में, each, every, either, neither, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन माने जाते हैं और ये सिमिलर माने जाते हैं। So each of the candidates, again so many candidates are there, many candidates are there, लेकिन कैंडिडेट्स तो हैं, तो कैंडिडेट्स तो होगा, नाउन तो प्लूरल होगी, मगर ईच की वजह से, और सब्जेक्ट हमारा रियल सब्जेक्ट ईच होगा, विच इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन,
and it is supposed to be, it is treated as similar, तो each के हिसाब से verb लगेगी. So each of the candidates have नहीं होगा, यहाँ have plural verb है, वो candidates के हिसाब से लगा दिया गया है, यूज कर दिया गया है, जो कि wrong है, incorrect है. verb each के हिसाब से agree करेगी, each similar है, तो क्या हो जाएगा? correct sentence will be each of the candidates has submitted the form. has हो जाएगा similar verb. Next is he laughs as if he was mad. As if कुछ सेंटेंस होते हैं जो सपोजिशन वाले सेंटेंस कहलाते हैं. ये दिस द केस ऑफ सपोजिशन, इमेजिनेशन, सपोजिशन. जैसे कहा इसका शाब्दिक अर्थ हुआ वो ऐसे हंसता है जैसे कि मानो पागल हो. जैसे कि मानो, वो है नहीं, एक्चुअली पागल नहीं है, ऐसे हंसता है जैसे कि पागल हो. तो ऐसे केसेस में वर्ब हमेशा वर होती है. वर, WERE, वर, यानी पास्ट में होगी, वो भी प्लूरल होगी. बी के फॉर्म्स की अगर बात किया जाए तो बी के कितने फॉर्म्स होते हैं? 5 फॉर्म्स होते हैं बी के. इज, आर, एम, वॉज, वर. तो इस तरह के केसेस में ना तो इज आएगा, ना आर, ना एम, ना वॉज. दे आर आउट ऑफ क्वेश्चन. केवल वर आएगा, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट सब्जेक्ट इज कमिंग. चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल हो, हमेशा वर आएगा. So he laughs as if he were mad. अब ये हजम नहीं होता है, लोगों को हजम नहीं होगा क्योंकि ही के साथ तो वर होता ही नहीं है, एक्चुअली नहीं होता. बिल्कुल सही बात है, ही के साथ नॉर्मल केसेस में वॉज लगेगा पास्ट में, लेकिन ये नॉर्मल केस नहीं है. इट इज द केस, इट इज ए स्पेशल केस, एक्सेप्शनल केस है, तो इसमें वर लगेगा. he laughs as if he were mad. अच्छा, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे कहा जाता है आई विश आई वर अ बर्ड. काश मैं पक्षी होता. अगेन इमेजिन किया जा रहा है, इट इज अगेन इट इज समथिंग अनरियल. यहाँ पर भी वर आएगा. आई वॉज अ बर्ड नहीं होगा, आई विश आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ मिलियनेयर. इस तरह के केसेस में वर आता है. नेक्स्ट इज हिज ओनली प्रॉब्लम इज द होस्टाइल नेबर्स. हिज ओनली प्रॉब्लम इज द होस्टाइल नेबर्स. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सबसे खास बात ये हमेशा याद रखिए कि इंग्लिश में वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है. कुछ वर्ब्स इनकम्प्लीट वर्ब्स होती है, जैसे इज, आर, एम. उसके अलावा जो है सीम है, अपीयर है, ग्रो है, फील है, बहुत सारी वर्ब्स. देख कब इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा. इनको इनकम्प्लीट वर्ब बोलते हैं. इनके बाद जो चीज आती है वो कॉम्प्लीमेंट होती है. तो वर्ब, लेकिन वर्ब इंग्लिश में हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से यूज की जाती है, सब्जेक्ट के हिसाब से रखी जाती है, कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से नहीं. तो हिज ओनली प्रॉब्लम इज हिज नेबर्स, हिज होस्टाइल नेबर्स. तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सब्जेक्ट है, तो प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम्स तो है नहीं, प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम इज अ सिमिलर नाउन. तो प्रॉब्लम सिमिलर है तो वर्ब भी सिमिलर होगी. तो यहाँ पे वर्ब इज लगा है. दिस सेंटेंस इज क्वाइट करेक्ट, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस. लोग सोचेंगे नेबर्स, होस्टाइल नेबर्स, नेबर्स है तो इज कैसे आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि नेबर्स हमारा सब्जेक्ट है नहीं, हम उसकी चिंता क्यों करें? हम वो तो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से वर्ब नहीं लगती. वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है, सब्जेक्ट वर्ब है. और सब्जेक्ट प्रॉब्लम है विच इज सिंगुलर. प्रॉब्लम्स होता तो हम सोचते सब्जेक्ट प्रॉब्लम है. हिज ओनली प्रॉब्लम इज होस्टाइल नेबर्स. उसके पड़ोसी ही उसकी एकमात्र समस्या है. तो इस लगा. दिस सेंटेंस इज क्वाइट करेक्ट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस. सो आई होप आपको यू मस्ट हैव गॉट सम आइडिया अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. आगे और भी वीडियोस में हम इसको डिफरेंट तरीके से और टेकअप करेंगे, और बहुत इसी तरीके से हम लोग टॉपिक ओरिएंटेड स्पॉटिंग एरर भी आगे भी करते रहेंगे. ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा. जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.